शेडोलैंड में एक जंगल में एक लड़की बहुत तेज स्पीड से भाग रही थी। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क थे। उसकी हरी आंखें पूरे एरिया को स्कैन कर रही थी। उसके पीछे बहुत से भेड़िए भाग रहे थे, बहुत स्पीड से भागते हुए। वो लड़की जंगल के बीच के एक खाली हिस्से में पहुंच गई और जल्दी ही उन सभी भेड़ियों ने भी उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो लड़की बीच में खड़ी थी और उसके चारों तरफ भेड़ियों ने उसे घेर कर रखा हुआ था, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर हल्का सा भी डर नहीं था। बस कोल्डनेस थी, बहुत ज्यादा कोल्डनेस। उनमें से एक भेड़िए ने आगे आकर कहा, राजमहल से चोरी करने की सजा तुझे जरूर मिलेगी लड़की। वो चमत्कारी औषधि लौटा दे और खुद को हमारे हवाले कर दे। जल्दी ही वो भेड़िया एक आदमी में बदल गया। उसके कवच कपड़े देखकर साफ लग रहा था कि वो शाही महल का सैनिक है। उस लड़की ने भी ऊपर से नीचे तक बॉडी हकिंग काले कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक थैली थी जिस पर उसने पकड़ और भी मजबूत कर ली और उसकी आंखें और भी डार्क और खतरनाक हो गई। वह सारे भेड़िए एक एक करके अपने इंसानी रूप में आए और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे, मगर उस लड़की की ठंडी हरी आंखों में जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वे तैयार थे इन सब के लिए। उस लड़की ने अपने हाथ को खोल और उसके हाथ से हल्की नीली रोशनी निकली। वह भेड़िए जैसे जैसे उससे लड़की के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे वह लड़की अपनी पोजीशन बना रही थी। फिर एक भेड़िए ने उसके हाथ को देखा जहां से रोशनी निकल रही थी और फिर कहा, तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को क्या सच में लगता है कि तुम हम सबको हरा सकती हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है जिसे हम अभी दूर कर देंगे। एक बार तुम हमारे साथ हाथों लग गई तो मारने से पहले हम तुम्हें इतना तड़पाएंगे कि तुम्हें अपने जीने पर अफसोस हो जाएगा। उस आदमी ने अपने कुछ साथियों की तरफ इशारा किया और फिर वे सब लोग उस लड़की पर हमला करने के लिए एकदम से आगे कूद पड़े, मगर वो लड़की इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उस लड़की ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और वह पेड़ की ऊंची वाली टहनी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। यह देखते ही वो सारे चौंक गए। एक ने बाकी सबसे कहा, पकड़ो उस लड़की को, ये लड़की हमें चैलेंज दे रही है, बचकर जानी नहीं चाहिए। सारे भेड़िए पेड़ के ऊपर चढ़कर उस लड़की को पकड़ने की रेस में लग गए। उस लड़की ने आसमान की तरफ देखा और उसके बाद एक जोर की सीटी बजाई। वे सारे भेड़िए पेड़ पर चढ़ते हुए लगातार उस लड़की के करीब आ रहे थे। वो पूरा पेड़ उन भेड़ियों से भरा हुआ था। उस लड़की के पास इतनी पावर थी कि वे चाहते तो इन सबको एक मिनट में खत्म कर सकती थी, मगर वे ऐसा नहीं करते। इसके पीछे भी एक कारण था। सीटी बजाकर बजाकर वह आखिरी बार उन लोगों को देखती है जो स्पीड के साथ पेड़ पर चढ़ रहे थे और उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक ने लगभग उसके पैर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इतने में ही उस लड़की ने ऊंचे से उस पेड़ से एक गहरी खाई में छलांग लगा दी। सब लोगों की आंखें फट गई, मगर वो लड़की बेफिक्र होकर खाई में कूद गई। इससे पहले कि वो लड़की गिरती, एक बड़ा सा गरुड़ अचानक उड़ता हुआ वहां पर आया और वो लड़की कूदकर सीधा उसकी पीठ पर पहुंच गई और उसके लंबे बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके ऊपर बैठ गई। उसने पलटकर उन भेड़ियों की तरफ देखा जो शौक से उसको देख रहे थे और यह देखकर उसकी आंखें और ज्यादा डार्क हो गई। उसके बाद उसने अपनी हरी आंखों को पेड़ के तने की तरफ किया। उसकी आंखों से एक जोरदार चमक निकली। उस लड़की ने अपना हाथ उस पेड़ के तने की तरफ किया। हाथ से एक रोशनी निकली और हवा के एक नुकीली धार से पेड़ का तना कट गया। उसे उस पेड़ के साथ साथ उस पर जितने भी भेड़िए थे वो सब उस खाई में गिर गए। उसके बाद वह गरुड़ जल्दी ही अपने लंबे पंखों के साथ उड़ान भरता है और दूर कहीं निकल जाता है। उस राज्य से बहुत दूर एक छोटे से गांव में वो गरुड़ पहाड़ की एक छोटी सी चट्टान पर लैंड करता है। वह लड़की एक छलांग के साथ उसके ऊपर से नीचे उतर जाती है और उसके नीचे उतरते ही वह गरुड़ एक इंसानी रूप लेता है। एक हैंडसम सा लड़का जिसके सिक्स पैक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे, बाल कंधे तक लंबे और आंखों में एक नटखटपन था। उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, नोएल, अगर आज मैं नहीं पहुंचता तो तुम्हारा कल्याण हो चुका होता। किसने कहा था तुमसे बिना मेरी इजाजत के महल में जाकर चोरी करने के लिए? नोएल ने उस आदमी की तरफ देखा और हल्का तिरछा मुस्कुराई।
उसके बाद अपने हाथ में पकड़े हुई उस पोटली की तरफ देखा। उस पोटली को देखकर आंखों में सेटिस्फेक्शन से भरी हुई एक चमक थी। वो आदमी नोएल के करीब आकर खड़ा हो गया और उस पोटली को देखते हुए बोला, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। नोएल ने उस चट्टान से नीचे देखा। एक छोटा सा प्यारा सा गांव बसा हुआ है। जल्दी ही वह आदमी और नोएल गांव में एंट्री करते हैं। गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, मगर देखकर लग रहा था काफी खुशहाल गांव है। शैडोलैंड की सीमा से दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक गुप्त सा गांव। इसके बारे में शायद शैडोलैंड में कोई नहीं जानता होगा। शैडोलैंड की महारानी अंबिका के अंडर शैडोलैंड में पाप और क्रूएलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब वह रहना तो दूर की बात, सांस लेना तक आम जनता के लिए मुश्किल हो गया था। नोएल और वो लड़का एक घर का दरवाजा खोल उसमें एंट्री करते हैं। वो लोग जैसे ही घर में एंट्री करते हैं, देखते हैं कि वहां बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई है। उसके पास में बैठा हुआ एक वैद्य उसकी नाड़ियों की जांच कर रहा है। नोएल फटाफट भागकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। बिस्तर पर लेटी हुई औरत कोई और नहीं, नंदिनी थी, जो कभी रागिनी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। नोएल अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है। नंदिनी होश में नहीं थी। वैद्य ने एक नोएल की तरफ देखा और नोएल ने वो पोटली वैद्य की तरफ बढ़ा दी। नोएल के हाथ में जो पोटली थी उसमें बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियां थी। ऐसी जड़ी बूटियां जो राजमहल के बगीचे में ही उगाई जाती थी। चमत्कारी जड़ी बूटियां जो बड़े बड़े रोगों को ठीक करने के काम आती है। वेद ने फटाफट पोटली अपने हाथ में ली और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक ऐसी चमक बिखेर रही थी मानो उसमें ढेर सारे जुगनू भरे हों। उसके बाद वो फटाफट एक जगह पर गया और वहां पर पत्थर पर उन जड़ी बूटियों को पीसने लगा। नोएल ने नंदिनी की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन काफी नरम हो गए। नंदिनी के बगल में बैठी और उसके हाथ में अपने हाथों को पकड़कर एक तक अपने डार्क आंखों से उनमें हल्की सी चिंता के साथ नंदिनी को देखती रही। नोएल के पीछे खड़े उस लड़के ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। पर नोएल कोई रिएक्शन नहीं देती, बस चुपचाप नंदिनी को देखती रहती है। जल्दी ही वैद्य जी नंदिनी को चमत्कारी जड़ी बूटियों का घोल पिलाते हैं। फिर नोएल से कहते हैं, रात तक इनका असर पता चलेगा। वैसे तो बहुत बहादुर काम किया है तुमने और बहुत खतरनाक भी। अगर हमारी क्वीन अंबिका को यह पता लग जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। नोएल ने डाक आवाज में कहा, अंजाम? अगर अंजाम की फिक्र करती रही तो अपनी माँ की जान कैसे बचाती? आपकी क्वीन मेरे लिए मेरी माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी माँ के लिए मैं उससे भी टकरा जाऊंगी। नोएल की आवाज काफी डार्क और बहुत खतरनाक थी, इतनी ज्यादा को सुनने वाला के रोंगटे खड़े हो जाएं। महल के अंदर एक औरत घोड़े पर बैठी हुई एक दाखिल होती है। ये कोई और नहीं, वही औरत थी जिसने रुद्र, अग्नि और तक्षक के साथ मिलकर भैरव को खत्म किया था। वही शक्ल, वही सूरत, आंखों में एक शैतानी चमक थी। शैडोलैंड की क्वीन अंबिका। वो घोड़े से नीचे उतरी और महल के अंदर की तरफ आने लगी। सभी सैनिक तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गए। चेहरे पर कोल्डनेस और एक शैतानी चमक के साथ वो आगे बढ़ी और महल के अंदर आने लगी। अंबिका के हवा में लहराते कपड़े, उसकी डार्क नीली आंखें और चेहरे पर ये कोल्डनेस उसे किसी डेविल की तरह बना रही थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे डर के मारे सैनिक अपने घुटनों पर बैठ उसके सामने सर झुका लेते थे। अंबिका शैडोलैंड की हद से ज्यादा खतरनाक क्वीन थी। हर किसी को उससे सिर्फ डर ही लगता था। चलते हुए वह अपने पिता यानी तक्षक के कमरे में पहुंची। तक्षक अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ा हुआ था और पूरे राज्य को देख रहा था। यह देखते हुए उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा शैतानी चमक थी, एक जीत से भरी सेटिस्फाइड चमक। पिताजी। तक्षक अंबिका की आवाज सुनकर पलटा। अंबिका को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मेरी बच्ची, आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तक्षक ने अपनी बाहों को फैलाया और अंबिका मुस्कुरा कर आगे आई और तक्षक को हक कर लिया। तक्षक हक को ब्रेक करते हुए बोला, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने यहाँ की क्वीन बनाकर मेरे सीने को गर्व से जो चौड़ा किया है, आज मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है मैंने। ये सुनकर अंबिका मुस्कुराकर बोली, आपको प्राउड फील करवाने के लिए
तो मैं अपनी पूरी लाइफ खर्च कर सकती हूँ पिताजी। ये सुनकर तक्षत के होठों पर एक डेविल से मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने कहा, आज उसको देखने चलते हैं, काफी दिन हो गए हैं देखे वो ठीक है या नहीं। अंबिका के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। जी। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। जल्दी ही दोनों तय खाने में पहुंचे। ये वो जगह है जहां कैदियों को कैद करके रखा जाता है। अंदर, जेल के अंदर बहुत से कैदी थे। एक खास जेल से रोशनी आ रही थी। तक्षत और अंबिका आगे बढ़ रहे थे और जल्दी ही वो लोग उस जेल के बाहर पहुंच गए। बाहर खड़े सैनिक ने उनके सामने सर झुकाया और उनके लिए फटाफट दरवाजा खोल दिया। वो दोनों अंदर आए और तक्षत ने शैतानी भरी आवाज में कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? जंजीरों में जकड़ा हुआ घायल, लगभग मरने की हालत में पड़ा हुआ अग्नि अपना सर उठा के उनकी तरफ बड़ी खतरनाक आंखों से देखता है।